Dear students, welcome back. This is the fifth lecture in the series of irrigation and hydrology. Today we'll be talking about the concept of elementary profile of gravity dam, the principal stresses and the maximum shear stresses acting on a gravity dam, and also about the high and low gravity dam. इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. चलिए, सबसे पहले तो हमें इन तीनों को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से हम शुरुआत करेंगे. तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लें. इससे पहले के लेक्चर में व्हाट वी हैव सीन दैट दिस इज अ ग्रेविटी डैम, दिस इज अ टेल वाटर ऑफ द ग्रेविटी डैम एंड दिस इज अ रिजर्वॉयर विच इज स्टोर्ड बिहाइंड द ग्रेविटी डैम. अब इस रिजर्वॉयर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तो मैंने बताया ही था आपको इससे पहले. टेल वाटर की वजह से एक टेल वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी मैंने बताया था आपको. और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इससे नीचे साइड में एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और होता है जो कि होता है अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया था इससे पहले, है ना. अब क्या होता है ना कि दिस इज नोन एज अ हील, दिस इज नोन एज अ टो ऑफ द ग्रेविटी डैम, है ना. अब जैसे एक जूता होता है ना, तो ये जूता जैसा दिखाई दे रहा है आपने को, जैसे बूट्स होते हैं, तो दिस इज द हील, दिस इज द टो, है ना, ये है. अब क्या होता है कि इस वाले पॉइंट के अबाउट ये ओवरटर्न करने की कोशिश करता है, इस वाले पॉइंट के अबाउट, है ना, और यहाँ पे क्रशिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर एलिमेंट यहाँ से उठा लेते हैं और मैं इस ट्रायंगुलर एलिमेंट को आपको बड़ा करके दिखाऊंगा. यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये ट्रायंगुलर एलिमेंट है. अब यहाँ पे लगने वाला एक स्ट्रेस, एक एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है जो कि होता है हमारे पास पीवी के बराबर. यहाँ पे लगने वाला एक जो स्ट्रेस होता है ये टेल वाटर की वजह से होता है पी डैश के बराबर, और यहाँ पे लगता है हमारे पास सिग्मा. ठीक है, दूसरा कोई स्ट्रेस हमारे पास लगता है यहाँ पे. तो हमें इस सिग्मा की वैल्यू को निकालना है. दिस सिग्मा इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस विच इज गोइंग टू एक्ट. तो इस सिग्मा की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है. आपके लेवल में यू शुड ओनली नो द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज लुक्स लाइक दिस. सिग्मा इज इक्वल टू गामा वाटर इंटू एच इंटू एस सी माइनस सी. This is the value of sigma. Oh no, sorry, this is the value of sigma in case of elementary profile. This is not the value of sigma here. The value of sigma over here is PV sec square alpha minus P dash tan alpha, and the value of tau maximum is equal to PV minus P dash tan square alpha. अब आप कहेंगे सर अल्फा क्या है, तो अल्फा मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ. इस एलिमेंट का वर्टिकल के साथ जो एंगल ये एलिमेंट यहाँ पे बना रहा है ना, दिस इज इक्वल टू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू आपको पता है, पी डैश की वैल्यू आप ये टेल वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं. और पीवी की जो वैल्यू होती है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वी अपॉन बी इंटू 1 प्लस माइनस 6E बाई बी. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Sigma V is the net vertical forces acting on this gravity dam. Vertical forces और horizontal forces के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ. तो net vertical forces divided by the width of this gravity dam ये होती है. और E is the eccentricity, जिसमें eccentricity मतलब वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करे, जब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितनी दूरी पे एक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी. तो बस इन तीनों की मदद से आप निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है और शीयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, और उसको कंपेयर किया जा सकता है परमिसिबल वैल्यू से. इन परमिसिबल वैल्यूज से अगर ये वैल्यूज कम है तो हम कहेंगे कि वो डैम क्या है, सेफ है. अगर वो इससे एक्सीड कर जाएंगे तो हम कहेंगे वो डैम सेफ नहीं है. ऐसा है, ठीक है. सो ये सारी मुझे आपको बातें बतानी थी इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस में. अब हम आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के ऊपर. नाउ सेकंड टॉपिक जो मुझे यहाँ कवर करना है, दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम. इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके
लेक्चर में। तो M looks like a triangle, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम लुक्स लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिखाई देता है, जिसकी विड्थ होती है b और जिसकी हाइट होती है h। ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री यानी आइडियलाइज्ड प्रोफाइल, ऐसे सच में ऐसी प्रोफाइल नहीं होती, ऊपर कुछ ना कुछ हम लोग उसमें थिकनेस प्रदान करके रखते हैं। तो दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। अब एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम की स्टेबिलिटी को जज करने के दो क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है रिजर्वॉयर एम्प्टी क्राइटेरिया और दूसरा क्राइटेरिया होता है रिजर्वॉयर फुल क्राइटेरिया। ये दो क्राइटेरिया होते हैं जिससे एलिमेंट्री प्रोफाइल को हम जज करते हैं कि ये सेफ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्वॉयर एम्प्टी क्राइटेरिया के बारे में। रिजर्वॉयर एम्प्टी क्राइटेरिया क्या होता है कि इस एलिमेंट्री प्रोफाइल के पीछे जो पानी जो सेव हम स्टोर करके रखते थे वो अब नहीं रखेंगे, वो खाली बना रहेगा। तो अगर ये खाली बना रहेगा तो इसके ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है, देखो अगर पानी नहीं होगा तो अपलिफ्ट नहीं होगा, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है ये सिर्फ इसका सेल्फ वेट हो जाएगा, और क्योंकि ट्राइंगल है तो ये b/3 की दूरी पे एक्ट करेगा, इसका सेल्फ वेट ऐसा है। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम वो PV की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। PV विल बी द PV यानी इस ट्राइंगुलर एलिमेंट में ये PV जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रेसेस जो हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सिग्मा V/B प्लस माइनस 6E/B के बराबर होता है हमारे पास ये यहाँ पे। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ सिग्मा। द फर्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू P मैक्सिमम विच विल इक्वल टू 2W/B एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी इक्वल टू P मिनिमम विच विल बी इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रेसेस की वैल्यू है, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जो फोर्सेस हैं वो तो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये इंटरनल स्ट्रेस से एक्ट कर रहे होंगे इसकी सतह के ऊपर, इसकी बेस के ऊपर, ये इंटरनल स्ट्रेसेस हमारे पास एक्ट कर रहे होंगे। तो अगर इस इंटरनल स्ट्रेस की वैल्यू यानी 2W/B की वैल्यू अगर मेरे पास कम हो जाती है, किससे, परमिसिबल कंक्रीट के स्ट्रेस से कम रहती है, तो जो सेफ है, एक्सीड कर जाएगी तो अनसेफ हो जाएगा। ये होता है रिजर्वॉयर एम्प्टी क्राइटेरिया। नाउ मूविंग ऑन टू रिजर्वॉयर फुल क्राइटेरिया। रिजर्वॉयर एम्प्टी हो गया, अब रिजर्वॉयर फुल क्राइटेरिया। रिजर्वॉयर फुल क्राइटेरिया में आपको मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, बस इतना समझ लीजिए कि इसके पीछे पानी स्टोर्ड है यहाँ पे मेरे पास। इसमें टेल वाटर को मोस्टली कंसिडर नहीं करते हम लोग, क्योंकि आइडियलाइज्ड बिहेवियर है, तो टेल वाटर की जगह पे सिर्फ रिजर्वॉयर को कंसिडर किया जाएगा, बस उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब रिजर्वॉयर फुल क्राइटेरिया में क्या होगा कि पानी एलिमेंट्री प्रोफाइल के पीछे सेव्ड है हमारे पास, और हमें कोशिश ये करनी है कि जो रिजल्टेंट जनरेट हो रहा है वो इसकी सेंटर से b/6 की दूरी पर रहे। सिर्फ ये मैं इसके बेस को यहाँ पे बनाया है और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो रिजल्टेंट रहे वो इस जोन में एक्ट करे, यानी जब भी रिजल्टेंट आए वो ऐसे एक्ट करे, या तो यहाँ एक्ट करे या तो यहाँ एक्ट करे, मतलब लेकिन इस जोन के अंदर ही होना चाहिए। जब इस जोन के अंदर रहेगा तो हम कहेंगे कि नो टेंशन केस है। नो टेंशन केस यानी जैसे एलिमेंट्री प्रोफाइल में होना चाहिए कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव सम P मैक्स, जो मैंने अभी बताया आपको P मैक्स की वैल्यू वो होगी यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस की वैल्यू। अब क्या रहेगा कि ये तभी संभव है कि वो उस b/6 की इस b/6 और b/6 यानी b/3 की रेंज के अंदर आए, वो तभी संभव है जब मेरे पास विड्थ की वैल्यू जो रहे वो एक कंडीशन, दो कंडीशंस को बल्कि फॉलो करे। ठीक है, अब विड्थ की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ SC माइनस C, एंड विड्थ की वैल्यू should be greater than or equal to h upon mu times SC minus C. Both of them are the formulas. अब इन दोनों की वैल्यूज को जो विड्थ की वैल्यू इन दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है वही विड्थ की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे और उसको यूज करेंगे इन केस ऑफ एन एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम प्रोफाइल। ठीक है, अब विद दिस आई हैव डिस्कस्ड बोथ द केसेस, दैट इज रिजर्वॉयर एम्प्टी एंड रिजर्वॉयर फुल केस। और इसके अलावा आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हाई एंड लो ग्रेविटी डैम के ऊपर। हाई एंड लो ग्रेविटी डैम, देखिए
ये जो मैंने दोनों क्राइटेरिया बताए थे ना, बोथ दीज क्राइटेरियाज हैव, अब एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया, दिस इज द म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, SC इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ concrete, specific gravity of concrete, and C is the coefficient of uplift. मैंने इससे पहले बताया था uplift के लिए एक हम लोग coefficient की वैल्यू को यूज करते हैं, वो होती है C इंटू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, उससे हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू आ जाती है, ये वही C है ना। अब एलिमेंट्री प्रोफाइल में आखिरी जो टॉपिक है दैट इज हाई एंड लो ग्रेविटी डैम। और हाई एंड लो ग्रेविटी डैम के लिए बस ज़्यादा नहीं समझना, इतना समझना है कि जिस प्रकार से मैंने इससे पहले आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताई थी, वो एक रेगुलर ग्रेविटी डैम के लिए थी। एक एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के लिए जो हाई एंड लो की जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है उस बेसिस पे उसकी हाइट को डिसाइड किया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो उसकी हाइट जो होती है H max, आप लिख लो H max is equal to F upon SC minus C plus 1 root of SC minus C plus 1, where SC is the specific gravity, C is the coefficient of uplift, F is the permissible stress, permissible compressive stress, ये permissible compressive stress होता है हमारे पास यहाँ पे, and H max is this। अब देखो H max की एक डेफिनेट वैल्यू है, क्योंकि ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू 100 मीटर, 100 मीटर है, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 मीटर है इसकी डेफिनेट वैल्यू। अब अगर मैंने एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाई जिसमें ये उसकी हाइट की वैल्यू 100 मीटर से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, हम उसे कहेंगे हाई ग्रेविटी डैम, और जिसमें इसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम रहे उसे हम लोग कहेंगे लो ग्रेविटी डैम। ठीक है, लेकिन हालांकि ये दोनों के दोनों लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए है, हाई एंड लो दोनों के दोनों जो ग्रेविटी डैम है वो एलिमेंट्री प्रोफाइल पे ही वैलिड है। ठीक है, ऐसा है। तो इन दोनों वैल्यूज से हम ये जज कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाई गई है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, जो इंटरनल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से क्रशिंग से सेफ है कि नहीं है। अगर H की वैल्यू 100 से एक्सीड कर जाएगी तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो एलिमेंट्री प्रोफाइल है वो क्रशिंग में सेफ नहीं है। और अगर 100 से कम रहेगी तो हम कहेंगे कि वो क्रशिंग में सेफ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल विच आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑन इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। Hope you people liked it. Hope you people are understanding the concepts which I am trying to deliver to you on a regular basis. तो अपने जितने ज़्यादा मित्र हैं, अपनी जितने ज़्यादा मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग जो भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस लेक्चर को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगा अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच। Thank you.